हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस साइंस क्लासेस। तो चलिए आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ऑटो रेगुलेशन, जिसमें हमने देखा था जो हमारी किडनी है कैसे खुद को रेगुलेट करती है। बॉडी में किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन बढ़ता है, वाटर हो या आयरन हो या ग्लूकोज हो, तो वो खुद को कैसे मेंटेन करती है। इसीलिए किडनी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ये बाहर निकालती है। तो आखिर ये कैसे निकालती है, तो हमने देखा है ऑटो रेगुलेशन, जिसमें हमने क्या देखा है कि मेंटेन कैसे करती है। आइए तो हम देखते हैं, और फिर इसके बाद हम कुछ फंक्शंस देखेंगे, कुछ एक्शन देखेंगे कि जो भी हार्मोन्स हैं उनका क्या एक्शन होता है, क्या वो करते हैं। ये सारी चीज़ आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए ये पुराने लेक्चर को हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR। ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR। जिसे नहीं पता उसे बता देते हैं। GFR का मतलब होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। कितनी होती है, क्या होती है, सारी बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। जिसे नहीं पता वो पिछला लेक्चर लगा सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अवेलेबल है। ओके, तो चलिए आइए हम देखते हैं ऑटो रेगुलेशन कैसे होता है। ऑटो रेगुलेशन, अब जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो ब्लड प्रेशर है कांस्टेंट नहीं रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि जितना फ्लो कर रहा है, जितनी स्पीड से वो हमेशा करेगा। कब हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है, BP होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी हाई होता है तो कभी लो होता है। तो नॉर्मल जब कंडीशन है तो हमारे ऑर्गन्स सारे फंक्शंस अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन जब सर्टेन कंडीशंस ऐसी होती है, जो स्पेशल केस होते हैं, कभी हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तो सिस्टम कैसे खुद को मेंटेन करके रखेंगे। तो अभी जैसा कि आप जानते हैं हम क्या देख रहे हैं, किडनी, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम इस लेक्चर में क्या ही देखेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब किडनी खुद को कैसे मेंटेन करती है जब बॉडी में आयनिक कंसंट्रेशन अब बैलेंस नहीं होता है। मतलब या तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया या लो हो गया, आयनिक कंसंट्रेशन हाई हो गया या लो होगा। इस सिचुएशन में किडनी खुद को कैसे मेंटेन करती है। तो हमने देखे थे इसमें केस दो। केस एक जो था हमारा केस 1, उसमें हमने देखा था जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो किडनी कैसे एक्ट करती है। देन वो तो नॉर्मल है, सिंपल, इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद जब मेनली बात करें, जहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो वो है ब्लड प्रेशर जब लो होता है तो कैसे खुद को मेंटेन करती है किडनी, है ना। सो आइए हम देख लेते हैं। हमने क्या देखा था, हम देख रहे थे जब BP लो होता है, क्या BP जब लो होता है, तो इसमें हम कुछ केसेस ऐसे देखेंगे। क्या देखा था हमने कि चीजें कैसे खुद को मेंटेन करती हैं। अगर ये मान लीजिए हमारा जनरल सर्कुलेशन था, जनरल सर्कुलेशन मतलब जो नॉर्मली ब्लड का सर्कुलेशन होता है, हार्ट पंप करता है, सारे ऑर्गन्स तक जाता है, फिर ऑर्गन से वेन के थ्रू हार्ट में आता है, इसे बोलते हैं जनरल सर्कुलेशन, एंड लंग्स तक जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जनरल सर्कुलेशन, इसे हमने इस टाइप से बना दिया है। क्या है ये, जनरल सर्कुलेशन। ये हो गया हमारा जनरल सर्कुलेशन। अब यहीं पर जनरल सर्कुलेशन से अटैच होगी हमारे क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन तो वहां पर भी मिल रहा है। तो यहाँ से एक वेन मान लीजिए गई है आर्टरी, और वो क्या बना रही है, कहाँ इंटर कर रही है, किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के पास। और क्या बनाती है ये बनाती है ग्लोमेरुलस। ये रहा हमारा नेफ्रॉन, PCT, लूप ऑफ हेनले, एंड ये DCT। ये हमारा क्या है, नेफ्रॉन हो गया। अब इसके बाद हमने क्या बात की थी, नॉर्मली क्या होता है, ग्लोमेरुलस। क्या है ये, ग्लोमेरुलस। सारी चीज शो कर देते हैं। और ये है नेफ्रॉन। क्या होता है, हम क्या बात कर रहे हैं, जब भी ब्लड प्रेशर गिरता है, मतलब नॉर्मल से BP लो होता है, मतलब फ्लो ब्लड स्लो हो जाता है, तो क्या होता है, जब नॉर्मल जो जनरल सर्कुलेशन में है इसमें ब्लड प्रेशर कम होगा, तो यहाँ पर भी, कहाँ पर, ग्लोमेरुलस में, तो किडनी के अंदर भी जो ब्लड है स्लो आएगा। चलो इसे रेड कलर से ही शो कर लेते हैं। स्लो फ्लो होने वाला है क्योंकि BP क्या है हमारा, स्लो। अब क्योंकि BP स्लो है तो क्या कम होगा, क्या गिरेगा नीचे, गिरेगा
पी, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी गिरेगा क्योंकि ब्लड प्रेशर स्लो है। ब्लड फिल्ट्रेशन प्रेशर का मतलब है प्रेशर जनरेट कर रहा है। अब जब ब्लड प्रेशर स्लो रहेगा तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर तो वैसे ही स्लो होने वाला है। देन उसके बाद यहाँ से फिल्ट्रेशन भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, मतलब फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी गिर जाएगी। अब इसको मैं यहाँ पे शो करती हूँ, क्या गिर जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी गिर जाएगी। अब क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिर गई है तो क्या होगा, आप जानते हैं कि जो हमारी यूरिन फॉर्मेशन इसका फर्स्ट स्टेप ही क्या होता है, फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फिल्टर होता है, देन यहाँ से यहाँ से निकलता है जो भी ऐसी चीज एक्सक्रीट हो चुकी है, बाहर निकल चुकी है यहाँ से, वो वापस से कहाँ चली जाती है जिसकी मतलब जरूरत है ऑर्गन्स को, यहाँ से चली जाती है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाता है एक्स्ट्रा, भी फिल्ट्रेशन के टाइम क्या होता है, आयन भी फिल्ट्रेट हो जाते हैं, ग्लूकोज भी हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी प्रोटीन वगैरह फिल्ट्रेट हो जाती है जिन्हें नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ सेल मौजूद होती हैं जो यहाँ से जो एक्स्ट्रा चीज़ों से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। लेकिन क्योंकि अभी क्या है, फिल्ट्रेशन रेट कम है और जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम है, तो इससे क्या होगा, जो फ्लो हो रहा है ना यहाँ से मटीरियल, वो बहुत ज़्यादा धीरे 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 फ्लो हो रहा है। अब क्योंकि ये बहुत धीरे फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर इन सेल को मौका मिल गया क्या, कि ज़्यादा सॉल्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट को निकाल के यहाँ भेज देने का, ठीक है। अब जब यहाँ से ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉल्ट निकालेगा तो जो यूरिन का फॉर्मेशन होगा विदाउट सॉल्ट होगा, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, फीका सा, मतलब टेस्टलेस यूरिन का फॉर्मेशन। अभी टेस्टलेस यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हुआ आपको कैसे पता, तो यहाँ पर कुछ सेल्स ऐसे प्रेजेंट है, यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट है, इन सेल को हम क्या नाम देते हैं, मैक्यूला डेंसा। ये सेल हैं क्या, यूरिन को चेक करते हैं कि उसमें हर चीज की कंसंट्रेशन बैलेंस है या नहीं है। यहाँ यूरिन जैसे टेस्टलेस हुआ, इन सेल ने मेजर किया कि अरे ये तो यहाँ तो सॉल्ट है ही नहीं है, तो यहाँ से ये सिग्नल देगा यहाँ पर, कहाँ पर, जो एफरेंट आर्टरी है हमारी, इसे हम क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टरी, और ये इफरेंट आर्टरी, और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारी एफरेंट आर्टरी, यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, क्या बोलते हैं उन्हें, यहाँ जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। ये सेल क्या करेंगे, जैसे ही सिग्नल इन तक पहुंचा कि अरे भैया क्या हो गया, यहाँ से सिग्नल आ गया है, हाई कोर्ट से सिग्नल आया है, हाई कोर्ट मतलब ये हमारा मैक्यूला डेंसा, इसने सिग्नल दिया है इनके जूनियर मतलब कि किसको, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को क्या सिग्नल दिया है कि आप काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, मतलब ये यूरिन में तो नमक है ही नहीं है, सॉल्ट है ही नहीं, टेस्टलेस है यूरिन, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसे यहाँ तक खबर पहुंची तो यहाँ से सिक्रीशन हुआ किसका, रेनिन का, रेनिन, ठीक है। और रेनिन जैसे ही आया तो ये जर्नल सर्कुलेशन में पहुंचेगा, कैसे, यहाँ से घूमता घुमाता इंटर करेगा हमारे जर्नल सर्कुलेशन में। कौन है ये, रेनिन। अब क्योंकि आपने पिछला लेक्चर लगाया है तो आपको ये भी पता है कि हमारा जो जर्नल सर्कुलेशन होता है उसमें जो लीवर होता है, हर एक सेकेंड में एक एंजाइम होता है, उसका सिक्रीशन करता जाता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, एंजियोटेंसिनोजेन। ओके, सो ये जो लीवर है जर्नल सर्कुलेशन में हर एक सेकेंड में एंजियोटेंसिनोजेन का एक एक डिप टपकाता जाएगा, लेकिन अभी ये कैसा अनएक्टिव फॉर्म में, मतलब ये आलसी किस्म का है, टपकता तो जा रहा है हर एक सेकेंड में, इससे कोई फंक्शन नहीं है, तो अभी काम कैसे करेगा, ये तो बड़ा आलसी किस्म का है। तो इसको भी एक पंच करने के लिए, एक प्रेशर देने के लिए कि तुम्हें काम करना है, कोई आएगा, कौन आएगा, तो ये जो रेनिन घूमता घुमाता आ रहा है ना जर्नल सर्कुलेशन में, जैसे ही एंटर करेगा रेनिन और पहुंचेगा कहाँ पर, एंजियोटेंसिनोजेन के पास, तो ये इससे रिएक्ट कर लेगा, कौन, रेनिन। रेनिन जैसे ही एक्ट करेगा तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिनोजेन, मतलब ये आलसी तो थोड़ा सा काम कर रहा है तो सिंसियर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एंजियोटेंसिन 1।
एंजियोटेंसिन 1। लेकिन अभी भी इसमें इतनी फुर्ती नहीं है कि अच्छे से सारी चीज़ को मैनेज कर सके, तो ये अभी जाएगा लंग्स तक। कहाँ जाने वाला है ये? लंग्स तक। जैसे ये लंग्स में जाएगा और लंग्स में एंजियोटेंसिन एक्टिव एंजाइम जो होगा वो रिएक्ट करेगा इससे। जैसे ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें एंजियोटेंसिन 2, और ये जो एंजियोटेंसिन है अभी क्या था, ये था हमारा अनएक्टिव, और जैसे ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हुआ तो ये हो गया हमारा एक्टिव। ये बात याद रखना, एक्टिव मतलब अब ये फुर्ती आ गई है इसमें। जैसे ये एक्टिव हुआ तो ये घूमते घुमाते पहुंच गया जनरल सर्कुलेशन में, यहाँ से यहाँ तक। अभी यहाँ से तक क्यों पहुंच गया? ये जो है अभी ये ऐसा काम करने वाला है जिससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है लो हुआ था, गिरा था, वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, मतलब ब्लड प्रेशर हाई होने लगेगा। तो ये क्या करता है ऐसा? तो देखिए आइए हम देखते हैं क्या देखते हैं। ऑटो रेगुलेशन और जीएफआर तो आपको समझ में आया थे, रेगुलेट होता है ब्लड प्रेशर। और जैसे एंजियोटेंसिन 2 आता है ना तो यहाँ से ब्लड प्रेशर जो गिर रहा था वो वापस से नॉर्मल आने लगता है, और यहाँ पर ये फ्लो है ना लिक्विड का ये भी नॉर्मल हो जाता है। तो अभी हम क्या देखेंगे, जो एंजियोटेंसिन 2 है इसका क्या एक्शन है, आखिर ये ऐसा क्या काम कर देता है जिससे नॉर्मल सब कुछ होने लगता है। कुछ तो ऐसा काम है जो हमें नहीं दिख रहा है। तो आइए हम देखते हैं एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। अब हम देखेंगे एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन। क्या होता है एंजियोटेंसिन का एक्शन, हम ये देखेंगे। अभी आपने क्या देखा, जनरल सर्कुलेशन जब भी ब्लड प्रेशर गिरेगा तो कैसे कैसे सारी चीज अपने आप को मेंटेन करने वाली किडनी के अंदर। और एंजियोटेंसिन भी कहाँ से निकल रहा है? एंजियोटेंसिन हो जाए लिवर से, लिवर के पास में लंग्स तक घूमते घुमाते जाएगा और वो अनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एंजियोटेंसिन है, इसका एक्शन क्या है? तो आइए हम ये देखते हैं क्या होता है। अगर हम बात करें किसकी, नेफ्रॉन की, तो जब ब्लड प्रेशर गिरता है मतलब लो होता है तो यहाँ से क्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी गिर जाता है एंड एनएफपी भी गिर जाता है, मतलब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो कि कितना होता है 10 mm of Hg, ये भी गिर जाता है। तो जिससे जो यूरिन का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो जब ये एंजियोटेंसिन आता है तो ये क्या करता है, ये डायरेक्ट, ये कौन है एंजियोटेंसिन, अब ये क्या करेगा, ये आएगा और ये इतना खतरनाक होता है, खतरनाक मतलब ये ऐसा होता है कि ये जो हमारी इफरेंट आर्टरी इस पर आके एक्ट करता है, और एक्ट में क्या करता है, ये इसको बहुत ज्यादा हाईली कंसंट्रेट कर देता है, मतलब इसको कॉन्सेंट्रेट कर देता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं सॉरी कॉन्टैक्ट कर देता है। कॉन्टैक्ट करने से क्या होता है, ये मसल्स दब जाती हैं जिसके कारण जो ब्लड का फ्लो है ना रुकने लगता है। जब ये कॉन्स्टेंट हो जाता है और मतलब और कांटेक्ट हो जाता है और ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है तो जो ब्लड यहाँ पे भरने लगता है। अब ब्लड जब यहाँ पे भरने लगेगा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बढ़ेगा, मतलब जो ब्लड प्रेशर गिर रहा था वो उठेगा, मतलब इंक्रीज होगा। तो उससे क्या होगा, फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कौन है हमारा एंजियोटेंसिन। ये एंजियोटेंसिन क्या करेगा, very strong vasoconstriction,
ये इफरेंट आर्टरी को बहुत जोर से कंस्ट्रक्ट कर देगा। कंस्ट्रक्ट करने के कारण ये जो है मसल्स दब जाएंगी, जिसके कारण ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। अब ब्लड फ्लो कम होगा तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर गिर रहा था वो वापस से इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड भरने लगा है। जब ब्लड भरेगा, यहाँ तेजी से ब्लड आता जा रहा है, यहाँ पे भरता जा रहा है कि यहाँ पे जा नहीं पा रहा अच्छे से, तो हमें प्रेशर जनरेट करेगा ये बॉल्स पर। तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, जो गिरा था वो उठेगा, मतलब ब्लड प्रेशर हाई होगा, जिसके कारण हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा। अब जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा तो यहाँ से जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो जल्दी जल्दी होगा, जिसके कारण से ये जो सेल जल्दी जल्दी एक्स्ट्रा सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर पा रही थी वो नहीं कर पाएगी। तो जो यूरिन है हमारा टेस्टलेस बन रहा था वो नहीं बन पाएगा, मतलब अच्छा यूरिन मतलब जैसा बनता है वैसा बन पाएगा। ओके, तो ये हमारा जो एंजियोटेंसिन है इसका मेन फर्स्ट फंक्शन है क्या, कि एंजियोटेंसिन सेकेंड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेसोकंस्ट्रक्शन। अगर हम इसे लिखें तो क्या लिखेंगे, angiotensin second is a very strong vasoconstriction। क्यों, क्योंकि जब ये कंस्ट्रक्ट कर जाता है तो जो हमारा ब्लड फ्लो है ना बढ़ जाता है, जो बीपी गिरा था वो उठने लगता है, हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है। ठीक है, अभी तो ये मेन इसका पहला फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है। अगर अब हम इसका सेकंड फंक्शन देखें तो क्या होगा, सेकंड फंक्शन की बात करो अब देखो, आपको पता है जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है किडनी, मतलब सिस्टम है किडनी, उसमें यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है कुछ इस टाइप से, जिसे हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। ये सबको पता है ना। तो ये एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ना, इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर पड़े होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं और एक्टिव हो जाते हैं कुछ ऐसे केमिकल पड़ने पर। अब वो केमिकल क्या होगा, तो ये जो एंजियोटेंसिन है ना, क्या है ये, एंजियोटेंसिन 2 आकर इंटर करेगा किडनी में और एक्ट करेगा किस पे, इन रिसेप्टर पर। और जैसे ये इन रिसेप्टर पर एक्ट करेगा तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, जैसे ये इस पे एक्ट करने वाला है ना, तो यहाँ से ये रिसेप्टर एक्टिव होके किडनी में क्या करेंगे, ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर दिखता है ग्लोमेरुलर एंड नेफ्रॉन का, तो इसमें क्या होने लगेगा, अगर हम इसकी पूरा स्ट्रक्चर बनाए अच्छे से, यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे अच्छे से बनाया जा रहा है क्या, कलेक्टिंग डक्ट। ओके, तो अभी क्या बात की, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एक्ट करेगा किस पे, रिसेप्टर पर, और जैसे ही रिसेप्टर जो एड्रिनल ग्लैंड में प्रेजेंट है ना, इस रिसेप्टर इन पर एक्ट करेगा तो यहाँ से क्या हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा। इस हार्मोन्स को क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम एल्डोस्टेरोन। ये क्या एक हार्मोन से, मतलब जब भी एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल पे एक्ट करेगा तो यहाँ से एक हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा जिसे बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। तो ये क्या करेगा एल्डोस्टेरोन, जैसे ये यहाँ से घूमते घुमाते कहाँ आएगा, नेफ्रॉन तक आएगा, तो नेफ्रॉन में जो डीसीटी वाला पार्ट है यहाँ पर कुछ सेल्स पड़े होंगे और इन सेल पर जाके अंदर इंटर कर जाएगा, क्योंकि ये जो हार्मोन्स है लिपिड सॉल्युबल है। एक हाँ, जो हार्मोन्स 2 टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड लिपिड सॉल्युबल, मतलब जो लिपिड में घुल जाते हैं। तो ये लिपिड में से लिपिड की क्योंकि मेम्ब्रेन होती है सेल्स की, तो यहाँ से आ जाएगा इसके कहाँ, न्यूक्लियस में। और जैसे ये न्यूक्लियस पे एक्ट करेगा तो ये अपना जीन देखने लगेगा, मतलब ये अपना फॉर्मेशन करने लगेगा, जो भी ये इन्फॉर्मेशन देगा वही न्यूक्लियस फॉर्म करेगा ना। तो जैसे ये एंजियोटेंसिन 2 इस पर एड्रिनल पे एक्ट करेगा और ये क्या कर देगा, सिक्रीशन
एल्डोस्टेरोन का, तो ये क्या होंगे, यहाँ से न्यूक्लियस में भी क्या बनने लगेगा, यहाँ पे अचानक से कुछ चैनल्स टाइप में ऐसे बन जाएंगे। इन चैनल को क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये जो सोडियम पोटेशियम पंप हैं, ये क्या करते हैं, अब ये सोडियम पोटेशियम पंप बन गया तो इससे क्या होगा, ये पंप क्या करता है, यहाँ से इसमें क्या होगा, सोडियम है, इसको इलाज करके देखिए, ये मान लीजिए एक सेल है और इसके न्यूक्लियस में इंटर किया तो यहाँ से क्या बन गया, एक सोडियम पोटेशियम पंप बन गया। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, इसके अंदर जो भी सोडियम है इसको बाहर निकाल के फेंकेगा, इसको बाहर निकाल के फेंकेगा, किसमें, ब्लड वेसल में। ये क्या आ रही है, ब्लड वेसल, इसमें आएगा कौन, सोडियम। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू कम होने लगेगी, सोडियम की वैल्यू कम होने लगेगी। तो ये जो ल्यूमेन है ना डीसीटी का, यहाँ से किसको खींचने लगेगा, सोडियम आयन को। तो सोडियम आयन को ये जैसे खींचेगा ना यहाँ पर कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये अब आयन है, आयन से लव कौन करता है, ऑस्मोलाइटिक आपने देखा है वाटर, तो ये वाटर भी साथ में इस आयन के साथ यहाँ आता जाएगा और इनडायरेक्टली कहाँ जाएगा, ब्लड में। अब जब ब्लड में वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वाटर बढ़ेगा, देखिए ना ध्यान से दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो हमारी सेल है डीसीटी की, यहाँ पर एक्ट करेगा एल्डोस्टेरोन, और जैसे ही एक्ट करेगा तो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हो जाएगा, जिससे सोडियम सेल से बाहर आने लगेगा और पोटेशियम बचेगा। सोडियम को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से सोडियम को लेगा, कहाँ से, डीसीटी से। डीसीटी से जब ये सोडियम को लेगा तो वाटर भी सोडियम से लव करता है, तो अकेले तो जाने देगा नहीं, तो ये वाटर भी इसके साथ ल्यूमेन से आएगा। अब जब वाटर आएगा ना तो ये वाटर इनडायरेक्टली ब्लड वेसल में इंटर करेगा, नॉर्मल जो ब्लड था उससे ज्यादा उसका लेवल बढ़ेगा, वाटर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो मतलब नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर गिरा था ना, दूसरा ये फंक्शन के कारण जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल से हाई पे आएगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आई सारी चीज, एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरोन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।